बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर हमज़ा अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 10 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और उनके आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ऐसी वेव जिनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हों वो पैरेलल डायरेक्शन में मूव करें। किसकी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करें? वेव की पैरेलल डायरेक्शन में मूव करें। तो ऐसी जो वेव होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एनिमेटेड वीडियो में कि यहाँ पर जो वेव जनरेट होती है, ये 1 मिनट वेव जनरेट होने दें। ये जो वेव जनरेट हो रही है इस देखें ये वेव आगे को जा रही है। अब ये वेव भी आगे को जा रही है और ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो भी वेव के साथ साथ जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। मीन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन भी यही है और वेव की डायरेक्शन भी यही है। मीन्स दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो ऐसी वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स। द वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल की जो डायरेक्शन हो वो वेव की डायरेक्शन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसे आप देखें कि ये एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है जिसमें क्या है, ये अगर हम इस रेड पार्टिकल को कंसीडर करें, अब ये रेड पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है और ये जो वेव पैदा हो रही है वो आगे की तरफ जा रही है। वेव की डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी डायरेक्शन है अप एंड डाउन। मीन के जो हमारे पास पार्टिकल है उनके दरमियान और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। ये दोनों आपस में क्या है? ये परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव की मूवमेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो पोलराइज्ड नहीं होती और जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं ये पोलराइज्ड हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है दीज वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं इनमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस बनते हैं। कंप्रेशन क्या होता है? वो वाला रीजन जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास पास हों। और रेयर फ्रैक्शन कौन सा रीजन होता है? वो वाला रीजन जहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो फार अपार्ट टू ईच अदर हों, मीन्स दूर दूर हों। तो उस पोर्शन को हम रेयर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव हैं वो कंसिस्ट होती हैं क्रस्ट एंड ट्रफ पे। क्रस्ट क्या होता है? द अपर पोर्शन ऑफ द वेव। इस वेव का ये जो ऊपर वाले पोर्शन हैं इनको हम क्रस्ट कहते हैं और इस वेव के ये जो लोअर पोर्शन है इनको हम ट्रफ का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वेव मोशन ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट मूविंग मैटर। कि जो वेव है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है, मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। वो कहता है कि एग्जांपल के जरिए जो है वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें। हम जानते हैं वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। हमने ये बात पढ़ी थी वेव की डेफिनेशन में भी कि वेव्स आर द डिस्टरबेंस दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। कि वेव्स क्या करती हैं? ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह और मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करती। अब हम एक एग्जांपल के जरिए से समझेंगे। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल एन ओशन वेव कैन ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स विदाउट ट्रांसफरिंग वाटर। वो कहते हैं जो समंदर में जो लहरें पैदा होती हैं, जो वाटर वेव्स पैदा होती हैं, वो काफ़ी किलोमीटर तक जो है वो जाती हैं, दूर 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 तक जाती हैं, लेकिन जो है वो पानी आगे ट्रांसफ़र नहीं करती। पानी अपनी जगह पे अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। दी वाटर मूव्स अप एंड डाउन एंड प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंसेस। ये देखिए यहाँ पर जो पानी है ये अप एंड डाउन मूव करता है, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है पानी को वो आगे ट्रेवल करती है। मीन्स के एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट होती है, पानी अपनी जगह पर अप एंड डाउन मूव करता है, पानी आगे नहीं जाता। दिस डिस्टर्बेंस देन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो कहता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेन डिफरेंस क्या है, तो इसे हम देखते हैं। वो कहता है जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये कौन सी वेव्स होती हैं? द वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपगेशन के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत हो उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स
these waves do not require medium for its propagation। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं ये वैक्यूम में जो है ना बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर पाती। दीज वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। इनको जो है वो चूँकि मीडियम की ज़रूरत होती है इसलिए ये वैक्यूम से पास नहीं होती। इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में जो इनकी स्पीड होती है ये वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर पाती, तो इनकी स्पीड वहां पर हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। मींस ये वहां पर मूव ही नहीं कर पाती। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रिपल टैंक। रिपल टैंक में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आप कैसे पैदा कर सकते हैं। There are two methods for producing spherical wave fronts in the ripple tank। वो कहता है रिपल टैंक में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पैदा करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन से। पहला मेथड है बाय ड्रॉपिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द रिपल टैंक। वो कहता है आप रिपल टैंक में एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये आपके पास पानी का एक कतरा है, इसको कहता जो है वो आप क्या करें रिपल टैंक में जो है वो फॉल करवाएं। जैसे ये जाके रिपल टैंक में गिरेगा तो वहां पर ये जो वेव पैदा होंगी उनकी जो शेप होगी वो स्फीयर टाइप होगी। मींस स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो पैदा होंगी। दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है हमारे पास व्हेन द रिपर इज अटैच्ड विद अ पॉइंट स्फेरिकल बॉल एंड लोवर्ड सो दैट इट जस्ट टचेस द सरफेस ऑफ द वाटर। वो कहता है आप एक रिपलर लें, उसके आगे एक जो है वो स्फेरिकल बॉल लगाएं और इसको जो है वो पानी में डिप करें। जैसे ही आप इसको पानी में डिप करेंगे ये वाइब्रेट करेगा, ये रिपलर जो है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा और इसकी वाइब्रेशन से यहाँ पर जो वेव्स पैदा होंगी उनकी जो शेप होगी वो स्फीयर टाइप होगी। मींस यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पैदा होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। वेव के डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना दूर गया है या कहाँ पर जो है उसकी मूवमेंट हो रही है, मीन पोजीशन से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो चीज कहलाती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो मैक्सिमम किस हद तक ऊपर जा सकता है या किस हद तक नीचे आ सकता है, वो चीज कहलाती है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। अब नीचे आपको ये एक ट्रांसवर्स वेव शो हो रही है, ठीक है, और इस ट्रांसवर्स वेव में ये जो मैंने लाइन ड्रा की है ये कहलाती है मीन पोजीशन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली जो लाइन होती है हमारी कहलाती है मीन पोजीशन। अब इस मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल कितना दूर है, लेट्स सपोज वो अगर इधर है तो ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। अगर वो इधर नहीं है, लेट्स सपोज वो इधर चला गया है तो ये भी क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। लेकिन अगर वो इस पॉइंट पर चला गया है, मतलब वो मैक्सिमम जितना ऊपर जा सकता है वो उतना दूर चला गया है, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही। लेकिन इसको हम नाम स्पेसिफिक दे देते हैं कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का अपनी मीन पोजिशन से, वो चीज कहलाएगी हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। ठीक है, इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, वो चीज कहलाएगी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारे पास, इट डिस्क्राइब द फिजिकल लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमें फिजिकल लोकेशन बताता है कि एक्चुअल में वो पार्टिकल किस जगह पे मौजूद है। मींस कि अगर यही हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, इसमें हम ये हमारी मीन पोजीशन, अब यहाँ से कोई पार्टिकल इधर मौजूद है, इधर मौजूद है डिस्प्लेसमेंट में, या इधर मौजूद है डिस्प्लेसमेंट, हमें उसकी एक्चुअल जो है वो मूवमेंट बताएगा, एक्चुअल लोकेशन बताएगा। जबकि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है ये हमें बताएगा इट डिस्क्राइब द इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द वेव। ये हमें वेव की इंटेंसिटी बताएगा या हमें वेव की एनर्जी बताएगा। ठीक है, मींस कि अगर कोई हमारे पास वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड कम है, ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड कम है तो उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, उसमें एनर्जी भी कम पाई जाएगी।
नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है रिलेशन है वो डिराइव करें। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वेव स्पीड और जो फ्रीक्वेंसी उसके दरमियान जो रिलेशन है उसके लिए हम पहले वेव की स्पीड से बात शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ वेव, हम जानते हैं जो स्पीड ऑफ वेव होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह s आ जाएगा, टाइम की जगह स्मॉल t आ गया। बट वो कहता है कि इन केस ऑफ वेव, वो कहता है वेव के केस में जो डिस्टेंस होता है उसे हम लैम्डा से लिखते हैं और जो टाइम स्मॉल t है उसे हम टाइम पीरियड कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली जो दोनों हमारे पास चीज़ें हैं इन्हें हम जो है वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू एस की जगह क्या आ जाएगा लैम्डा और ये स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल T। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसकी जो न्यू फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, v इज इक्वल टू एस की जगह आ गया लैम्डा और स्मॉल t की जगह आ गया कैपिटल T। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, वो कहता है इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/t को अलहदा लिख लें और लैम्डा को अलहदा लिख लें, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। मींस दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये λ/t ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। तो जहां पर हमारे पास 1/t है इसकी जगह हम f भी पुट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये जो है वो ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। क्वेश्चन नंबर 7 है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। वो कहता है सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड के इक्वल हो, ऐसा पेंडुलम हमारे पास कहलाता है सेकंड पेंडुलम। अब हमें टाइम पीरियड का पता चल गया है, हम इजीली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह? हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। तो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास 2 सेकंड है तो हमने यहाँ पे 2 पुट किया। 1/2 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0.5, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट साथ आ जाएगा हर्ट्ज। तो यहाँ से हमने ये कैलकुलेशन कर ली। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.5 हर्ट्ज। जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है और सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0.5 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 8 है विच कंपोनेंट ऑफ फोर्स या वेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। कहते हैं सिंपल पेंडुलम में वेट का कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पेंडुलम, कि मीन किस कंपोनेंट की वजह से जो है वो ऑसिलेशन जो है वो परफॉर्म हो रही होती है सिंपल पेंडुलम में। हम जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास कंपोनेंट थे हमारे पास वेट के, वो हमने वेट mg को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था। एक था mg cos थीटा, दूसरा था mg sin थीटा। अब टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये जो mg cos थीटा इसकी डायरेक्शन ये बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो टेंशन और mg cos थीटा तो एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। पीछे जो हमारे पास कंपोनेंट बचेगा वेट का वो बचेगा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा जो है ये वो वाला कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, वो कहता है एट एक्सट्रीम पोजीशन mg cos थीटा बैलेंस द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। वो कहता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम जाते हैं mg cos थीटा और टेंशन ये तो एक दूसरे में बैलेंस करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के इफेक्ट से कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचता है? हमारे पास बचता है mg sin थीटा। mg sin थीटा प्रोवाइड्स रीस्टोरिंग फोर्स and is responsible for the oscillatory motion of the simple pendulum। mg sin थीटा जो है वो ये हमारे पास ये हमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है और इसी की वजह से जो सिंपल पेंडुलम है वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है एट व्हाट पोजीशन द एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम इज मैक्सिमम एंड वाई। वो कहता है आपके पास एक सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम है, उसकी डायरेक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी और किस वजह से होगी, मींस क्या वजह होगी कि उस पॉइंट पर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो सिंपल पेंडुलम का वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। तो ये आपके सामने एक ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम शो हो रहा है। वो कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल ऑसिलेटरी पेंडुलम इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। कहता है ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है ए और बी,
कहता है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है सिंपल पेंडुलम का वो मैक्सिमम होता है। वो क्यों मैक्सिमम होता है? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी द वेलोसिटी चेंजेस रैपिडली एट दीज पॉइंट्स। बोलते ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बहुत जल्दी से तेजी से चेंज होती है, दैट काजेज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और चेंज ऑफ वेलोसिटी ही हमारे पास क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पेंडुलम है, ये जो मूवमेंट कर रहा है, जब ये अपनी इस एक्सट्रीम पोजीशन से नीचे आता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होती है, और बढ़ते बढ़ते जब ये अपनी मीन पोजीशन पर आता है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और यहाँ से फिर जब ये आगे की तरफ जाता है वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पर जीरो हो जाती है, और जीरो होने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन दोबारा चेंज होती है, और यहाँ से फिर जो है वो पेंडुलम वापस आता है। जब ये यहाँ से दोबारा स्टार्ट होता है इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ती है, बढ़ती बढ़ते बढ़ते यहाँ पर फिर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है। मीन पोजीशन से गुजरने के बाद जब ये ऊपर को जाता है फिर वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पे जाके जो है दोबारा जीरो हो जाती है, और फिर वहां से दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह ये जो पेंडुलम है ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है कि दी क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बाउल ऑन द बॉल इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। वो कहता है यहाँ पे जो हमारे पास एक बॉल एंड बॉल सिस्टम होता है, इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है बॉल की वो अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ होती है। व्हाई इज इट नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन? तो ये बॉल ऊपर को क्यों नहीं जाती? वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो बॉल है जब ये इसे हम बाउल में रखते हैं तो बॉल जो इस पे फोर्स लगाता है वो ऊपर की तरफ लगाता है, ठीक है। तो ये बॉल खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव क्यों नहीं करती? तो हम इसका आंसर देखते हैं। वेदर द बॉल डज नॉट मूव अपवर्ड्स, वो कहता है बॉल ऊपर नहीं जाती किस वजह से? बिकॉज द रिएक्शन फोर्स ऑफ द बाउल इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द बॉल। वो कहते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है बाउल की वो बैलेंस हो रही होती है किसके साथ? वेट ऑफ द बाउल। मीन के जो बॉल का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो रिएक्शन फोर्स है बाउल की वो अपवर्ड होती है। तो जो वेट और रिएक्शन फोर्स है ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल ऊपर की तरफ मूव नहीं करती बल्कि इसी पोजीशन पर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहती है। दिस बैलेंस ऑफ फोर्सेस, वो कहता है ये जो बैलेंस हो जाता है फोर्सेस का रिजल्ट्स इन इक्विलिब्रियम, इसी वजह से ये जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। फॉर द बाउल विद इन द बाउल, किसी भी बाउल में ये जो बॉल होती है वो इक्विलिब्रियम पे पड़ी रहती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज द बॉल इन द बाउल सिस्टम मूविंग फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट। वो कहते हैं कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर बॉल की जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है और कहां पे जो बॉल की स्पीड जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो हमें पता है कि दी बॉल मूविंग फास्टेस्ट एट मीन पोजीशन, वो कहता है ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन, यहाँ पर जब बॉल आती है तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दी बॉल मूविंग स्लोएस्ट एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ए और बी, जब बॉल यहाँ पर जाती है तो उनकी स्पीड जो है वो स्लोएस्ट हो जाती है, वो स्लो मूव करती है। किस तरह? अब आप इसकी मूवमेंट को नोट करें, ये बॉल जब यहाँ से चलती है इसकी स्पीड बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते जब ये मीन पोजीशन पर आती है यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन यहाँ से जैसे ये फिर ऊपर जाती है स्पीड कम होते 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 यहाँ पर जीरो हो जाती है, और जीरो होने के बाद ये फिर जो है वो बॉल नीचे की तरफ आती है, वापस आती है। मीन ये वाले पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पर और ए वाले पॉइंट पे जाके बॉल जो है वो एक मूवमेंट के लिए रुकती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ए और बी पोजीशन ऐसी पोजीशन है जहां पर बॉल स्लो मूव करती है, मीन बॉल रुक जाती है जाके, इसकी वेलोसिटी, इसकी जो स्पीड है वो जीरो हो जाती है। और ये जो इसकी पोजीशन ओ है, मीन इसकी जो मीन पोजीशन है, यहाँ पर जो बॉल है वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करती है, मीन्स फास्टेस्ट मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, What will happen if there is no damping in an oscillating drum skin? वो कहता है अगर आपके पास एक ऐसा ढोल हो, एक ऐसा ड्रम हो जिसमें डैम्पिंग मौजूद ना हो, उसकी जो स्किन है, उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है जहां पर हम उसको बजाते हैं, उसमें जो है वो डैम्पिंग मौजूद ना हो तो क्या होगा? वो कैसी जो है वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा? तो वो कहता है विदाउट डैम्पिंग, कहता है अगर डैम्पिंग ना हो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन विल रिमेन कांस्टेंट, के जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वो कांस्टेंट रहेगा, एंड विल नॉट डिके ओवर टाइम, और टाइम के साथ वो कम नहीं होगा। मीन जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का वो टाइम के साथ कम नहीं होगा, जितना हम स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड देंगे आखिर तक जो वेव है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो प्रोपेगेट होती रहेगी, जनरेट होती रहेगी, और वेव का एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। द ड्रम स्किन विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट
with the same magnitude of oscillation as initially imparted। वो कहते स्टार्टिंग में आप जिस एम्पलीट्यूड के साथ ढोल को बजाएंगे, ढोल आखिरी टाइम तक उसी जो है वो ढोल, बल्कि आखिरी टाइम नहीं, इनफाइनाइट टाइम के लिए, मीन क़यामत तक जो है वो उसी सेम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता रहेगा। उसकी जो वाइब्रेशन है वो कम नहीं होंगी, सेम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के साथ जो है वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट रखेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है ड्रम की वो रुक जाती हैं। ये देखिए, जैसे हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वाइब्रेशन रुक रही हैं। ये क्यों रुक रही हैं? क्योंकि इसमें डैम्पिंग मौजूद है। लेकिन अगर हम इस डैम्पिंग को ख़त्म कर दें और इस ढोल को बजाएं, मीन एक दफ़ा जो है वो हम इसको इस तरह बजाकर छोड़ दें और डैम्पिंग को ख़त्म कर दें किसी तरीके के ज़रिए, तो ये जो है ये खुद ब खुद बजता रहेगा, बजता रहेगा, बजता रहेगा। कब तक बजता रहेगा? इनफाइनाइट टाइम के लिए, मीन क़यामत तक ये बजता रहेगा। ये खुद ब खुद बंद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद नहीं होंगी, डैम्पिंग जो है वो मौजूद नहीं होगी जो इसके एम्पलीट्यूड को कम कर सके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।